ताकि मैं स्टोरी शुरू करूं तो उसके पहले ये बना रहे। लिख लो, इतना तो कम से कम लिखो अभी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया एक कंडक्टर के अक्रॉस जिसका अपना लेंथ था L, और ये L लेंथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो इसको हम लोग सिंपली V भी बोलते हैं लोग। तो ये V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग लिखना चाहें V लिखें या V0 लिखें, लूज सेंस में V लिख लेते हैं, बट दिस इज V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V इक्वल टू IR यहाँ लिखते हैं वो भी V क्या है भाई, तो वो V डेल्टा V ही है। क्या है वो समझा जाए तो V इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कैपेसिटर में देखा था भाई, वैसे ही रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल आप सब जानते हो। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल आप जानते हो कि भाई अगर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर अगर हम लोग L लेंथ मूव करें तो यहाँ A पॉइंट और यहाँ B पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसलिए VA माइनस VB हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, VA माइनस VB क्या होगा, तो अगर ये L लेंथ है, इसमें फील्ड के डायरेक्शन में चले L लेंथ, तो ये होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाई ये L लेंथ। याद होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, जिस तरह से कैपेसिटर में होता था। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में अगर L लेंथ चलते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना पाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू L पाओगे। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ इस कंडक्टर में कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है भैया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर E है और लेंथ L हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V इक्वल टू EL है, V इक्वल टू E इंटू L है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कभी भी ज़रूरत पड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई L यानी V अपॉन L, V अपॉन स्मॉल l लिखते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आता है कई बार अलग से, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम भी चाहो तो लिख सकते हो। रिलेशन, मैं अभी ओम्स लॉ का बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूँ। ओम्स लॉ अभी नहीं आया है, आएगा धीरे धीरे। अभी बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये भी कई बार पूछा जाता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। पहले ये ऑब्टेन करेंगे, फिर ओम्स लॉ का बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो रिलेशन हम लोग लिखते हैं। देखो इसमें क्या है, तो सबसे पहले आप कंडक्टर में कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे माइक्रोस्कोप लगा लो। ये है एक क्रॉस सेक्शन जो कि हम लोगों ने कंसिडर किया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इनका कोलिजन जो बीच में हो रहा है वो सब काउंटेड है, इसलिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कम लिखा हुआ है। अदरवाइज ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता, तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं लिखा है हम लोगों ने, कम वेलोसिटी लिखा है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोलिजन्स के चलते जो होता है वो सब काउंटेड है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम में हम लोगों ने काउंट कर लिया है कि एवरेज जो टाइम है उतने ही में ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन, तो एवरेज टाइम तो बहुत कम हो चुका है, तो वो हम लोग निकाल लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब ये मान के चलेंगे कि अब ये इलेक्ट्रॉन समझो कि कोई कोलिजन नहीं कर रहा है और ये डायरेक्ट भागता जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। या तो समझो कि बहुत बड़ा वेलोसिटी था और इसको कोलिजन होते होते इधर उधर करना पड़ता था कोलिजन के चलते, तो उसके लिए उसके कोलिजन्स को काउंट करते हुए और ये बड़ा सा टेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी को काउंट करते हुए जो ओवरऑल मिला हमें वो छोटा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला। बड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता बट ड्यू टू कोलिजन जो रैंडमाइजेशन मिल जाता है, इसको कोलिजन होता रहता है, उसके चलते एज ए होल इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल वैल्यू का होता है, इसलिए कोलिजन काउंटेड तो वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब आपको कोलिजन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सोचो कि बड़ा वेलोसिटी के बदले में ये छोटा सा वेलोसिटी से और विदाउट कोलिजन समझो जा रहा है। इक्विवेलेंट मैपिंग,
एक्चुअल में तो कोलिजन होता हुआ जाएगा, बट हम लोग हर बार कोलिजन को देखते रहेंगे तो हर समय रैंडम ही रह जाएंगे। तो बल्क के लिए हम लोगों ने एक बार कंसीडर कर लिया कि बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ड्रिफ्टिंग विद दिस वेलोसिटी, तो अब हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे और कोलिजन्स का अब बात नहीं सोचेंगे। कोलिजन्स का बात सोच लिया, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में आ चुका है। तो अब आपको कोलिजन नहीं सोचना है सिर्फ कि ये छोटा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले करके और ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो चलो भाई, भाग रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन पे अपना माइक्रोस्कोप हम लोग फिक्स करें और देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं t टाइम में तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। करंट होता है भाई कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में ट्रांसफ़र होंगे, इसी को बोलते हैं। तो मान लो डेल्टा टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। अगर डेल्टा टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो चार्ज कितने ट्रांसफ़र हुए, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ई चार्ज ट्रांसफ़र होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो 2e चार्ज होता ट्रांसफ़र। 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डेल्टा टी टाइम में तो 10e। n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ne। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो ये करंट का वैल्यू हम लोग ये बोल सकते हैं, ये बिल्कुल बोल सकते हैं ये वाला कि डेल्टा टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। n इज़ क्या है ये भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इन कितना टाइम, डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इसमें आया नहीं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें रिलेशन चाहिए। तो ये एक रिलेशन तो है, बट इसको डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट नहीं बोलेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट है अभी। अब इसको हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में चाहिए। तो देखो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका वेलोसिटी vd है तो 1 सेकंड में या डेल्टा टी टाइम में यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस चले जाएंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ध्यान देना, इसको छोड़ो। अब ये जो इस लेयर के इलेक्ट्रॉन है, सारे लेयर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर भाग रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रमेश, सुरेश, नोविता, जियान, जो भी हैं, सब क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर डेल्टा टी टाइम के बाद पूछा जाए तो ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला इतना डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में ये vd इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करेंगे और ये वाले यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ये vd इंटू डेल्टा टी है, ये हमारा लेंथ कवर होगा डेल्टा टी टाइम में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मैं जानना चाहता हूँ कि डेल्टा टी टाइम में कितना आगे बढ़ेगा, तो भाई vd स्पीड है तो vd इंटू डेल्टा टी, इतना स्पीड आगे बढ़ेगा। अब ये वाला हमारा vd इंटू डेल्टा टी है, इतना डिस्टेंस जो है वो है vd इंटू डेल्टा टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। डिस्टेंस तो यही होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो vd स्पीड से चल रहा था, डेल्टा टी टाइम में इतना ही चलेगा। अब अगर कोई यहाँ का इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता, तो वो अगर हमारा देखो ये वाला तो यहाँ तक पहुँच गया, तो ये वाला vd डेल्टा टी चलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला vd इंटू डेल्टा टी चला तो यहाँ तक पहुँचा था। क्लियर है। और ये वाला vd इंटू डेल्टा टी, इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर लिया डेल्टा टी टाइम में। ये भी डेल्टा टी टाइम में vd इंटू डेल्टा टी चलेगा भाई, तो ये वाला भी क्रॉस कर जाएगा इस क्रॉस सेक्शन को। कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा डेल्टा टी टाइम के बाद, vd इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, vd इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, vd इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस। और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, और जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पहुँच जाएगा भाई, वो भी हमारा इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। और अब मैं इस क्रॉस सेक्शन से इधर का दिखा रहा हूँ कोई एक
इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वी डी डेल्टा टी, देखो भाई यहाँ से यहाँ जो रेड वाला गया था वो तो वी डी डेल्टा टी, ये सारे ग्रीन वाले वी डी डेल्टा टी चल करके इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये वाला जब वी डी डेल्टा टी चलेगा तो ये यहीं तक पहुँच पाएगा, ये इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ वाला जो होगा वो यहीं तक पहुँच पाएगा, वी डी डेल्टा टी, ये भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया था स्टार्टिंग में डायरेक्शन दिखाने के लिए, ये वाला एरो, इस एरो को ना समझा जाए। तो हम लोगों ने देखा कि जितने ग्रीन वाले हैं वो सब क्रॉस कर जा रहे हैं, जो वाइट वाले जो इधर देख रहे हैं वो यहीं तक आया, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं किया। तो ये एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे जिसके इधर के इधर ही रह जाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है यही वी डी इंटू डेल्टा टी है। तो जो इस क्रॉस सेक्शन से इधर हैं ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स वो क्रॉस कर जाएंगे इस क्रॉस सेक्शन को, जो इधर हैं वाइट वाले, और मान लो यहाँ तक होता वाइट वाले, तो वो तो भाई यहाँ तक आएंगे डेल्टा टी टाइम में, ये वाला यहीं तक आएगा डेल्टा टी टाइम में, ये वाला यहीं तक आएगा डेल्टा टी टाइम में, लेकिन यहाँ वाला यहाँ तक जाएगा डेल्टा टी टाइम में। जो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जो होंगे वो पहुंच रहे हैं तुम्हारे, इस क्रॉस सेक्शन पे जो हैं वो पहुंच रहे हैं जस्ट इस क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे जो है वो पहुंच रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे। और डेल्टा टी टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके पहले हैं जो वाइट वाले से मैंने दिखाया है वो सब इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं डेल्टा टी टाइम में। तो कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे इस क्रॉस सेक्शन को, यही है हमारा कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन। हम लोग यहीं पे माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हैं भाई, देखना चाह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ताकि करंट हमें मिले। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन है, ये कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन है। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं, बस अब ये दो सेंटेंस का रह गया रिलेशन। देखो कैसे करंट होता है भाई रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, बिल्कुल होता है। टाइम इंटरवल बड़ा लोगे तो एवरेज है, छोटा लोगे तो इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितने चार्ज ट्रांसफ़र हुए भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ई चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ई चार्ज आता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो भाई जितने इस वॉल्यूम में, ध्यान देना क्योंकि यहाँ इस बॉन्ड इस वाले क्रॉस सेक्शन के जो इधर हैं ग्रीन वाले वो सारे क्रॉस कर जा रहे हैं डेल्टा टी टाइम में, इधर वाले नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को डेल्टा टी टाइम में। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इस लेंथ में वही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में। तो ये जो लेंथ है वो तो वी डी इंटू डेल्टा टी है भाई। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन लेंथ वी डी इंटू डेल्टा टी, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे विद इन वी डी इंटू डेल्टा टी लेंथ वो सारे के सारे क्रॉस करेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों यहाँ पे, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हम लोग समझें, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से लिख देता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन लेंथ दिस, यही क्रॉस करेंगे डेल्टा टी टाइम में। तो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा करंट का वैल्यू। करंट का वैल्यू चाहिए तो ये काम करने पड़ेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा टी टाइम कंसिडर किया कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, तो हमने वी डी इंटू डेल्टा टी लेंथ पे एक दूसरा क्रॉस सेक्शन ले लिया, क्योंकि सब वी डी से आ रहे हैं भाई। अब मान लो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं तो 3 सेकंड में कितने क्रॉस करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मीटर वाले, 6 मीटर के अंदर जितने होंगे सब इसको 3 सेकंड के अंदर क्रॉस करेंगे। वैसे ही डेल्टा टी टाइम में तो कितना, तो भाई इस कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन से हमने वी डी इंटू डेल्टा टी लेंथ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया। तो जब ये लेंथ वी डी इंटू डेल्टा टी है, रेड वाला लेंथ, तो जितने भी इसके अंदर होंगे वो जब वी डी इंटू डेल्टा टी जाएंगे तो वो तो क्रॉस कर जाएंगे। जो इसके बाद होंगे वो अगले डेल्टा टी में क्रॉस करेंगे, पहले डेल्टा टी में तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे, वो अगली बार में करेंगे। इसके इधर वाले
वो डेल्टा टी में यहाँ आएंगे, नेक्स्ट डेल्टा टी में यहाँ आएंगे, नेक्स्ट डेल्टा टी में इसको क्रॉस करेंगे। लेकिन अभी जो इतने दूर के हैं वो तो डेल्टा टी टाइम में ही क्रॉस करेंगे। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ विल क्रॉस दिस कंसिडर्ड क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम। तो यही हमने कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा भाई, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन इतने में थे तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 10e चार्ज ट्रांसफ़र हुआ डेल्टा टी टाइम में। अगर 20 इलेक्ट्रॉन इतने लेंथ में थे तो 20 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 20 फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारा इतने लेंथ में हैं तो वो क्रॉस करेंगे, तो 20 इंटू ई इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा डेल्टा टी टाइम में। अब ज़रा इसको देखा जाए और मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ। हाँ चलो अब देखते हैं। तो ये करंट का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो अब बताओ करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस वॉल्यूम में। तो भाई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो ज़रा हम लोग एक बार देख लिया जाए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए एक पैरामीटर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, स्मॉल n, जो कन्वेंशनली हम लोग स्मॉल n लेते हैं, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चाहे ऑफ द, हाँ मटेरियल लिख लेता हूँ मैं, ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अगर n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा लिख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं देखो यहाँ पे अब लिख सकता हूँ कि ये इतने Vd इंटू डेल्टा टी लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। तो भाई n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो ये जितना वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जितने वॉल्यूम में तुम चाहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट करना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा तुम्हें। भाई तुम्हें इतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इतने लेंथ में, तो इतने लेंथ का वॉल्यूम में कितने हैं, तो भाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से यूनिट वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वॉल्यूम में 3 इंटू 2 होगा, 4 वॉल्यूम में 4 इंटू 2 होगा, 6 वॉल्यूम में 6 इंटू 2 होगा। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर 2 है, मतलब स्मॉल n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, तो 2 वॉल्यूम में 2n होगा, 3 वॉल्यूम में 3n होगा, 5 वॉल्यूम में 5n होगा, और v वॉल्यूम में vn होगा। तो v वॉल्यूम में vn होगा। जब हमें पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जितने वॉल्यूम में चाहिए, जैसे चार्ज पर यूनिट एरिया होता है मल्टीप्लाइड बाई जितने एरिया में चाहिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है मल्टीप्लाइड बाई जितने वॉल्यूम में चाहिए, मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है n, तो जितने वॉल्यूम में चाहिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अब आया ई चार्ज, n आया। जो रिलेशन हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस रिलेशन है, वो रिलेशन है I इज इक्वल टू NeAVD। यही रिलेशन हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता था कि ऑब्टेन दिस रिलेशन, I इज इक्वल टू E इंटू, ये हो गया देखो n, वॉल्यूम कितना, तो भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ, हमें इसी लेंथ का तो वॉल्यूम चाहिए, तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, जितने लेंथ के इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र होंगे डेल्टा टी टाइम में, और ये लेंथ कितना है वो भी आपको पता है भाई, ये हो गया टोटल। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसको एक सेंटेंस और आगे बढ़ाओगे तो अब रिजल्ट पाओगे। देखो भाई क्या हो जाएगा, तो E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज n हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने लेंथ में चाहिए था, तो Vd इंटू डेल्टा टी टाइम,
इतना लेंथ में चाहिए था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये हुआ वॉल्यूम, और ये हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस तरह से हमें मिल गया टोटल चार्ज। इसमें ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज ट्रांसफ़र मिल गया डेल्टा टी टाइम में। ये हो गया तुम्हारा टोटल करंट का एक्सप्रेशन। कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुए भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ई चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे इस वॉल्यूम में वही तो ट्रांसफ़र हुए। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे भाई, तो यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो है हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यही वॉल्यूम है। तो ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंगली ये आ गया। अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं भाई। क्या कैंसिल हो रहे हैं, तो डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, तो बच गया क्या, एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी मीन्स करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला याद रखने हैं। ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि ओम्स लॉ के बैकग्राउंड में है। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, और ओम्स लॉ अगर प्रूव करना हो 3 मार्क्स में तो यहीं से शुरू करेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई इसको क्या किया जाए, तो इसको लिख लिया जाए या स्क्रीनशॉट ले लिए जाए, ज़रूरी है। चलो भाई लिख लिए जाए। समझ में आया, बोलो भाई। तान्या समझ में आया, आवाज ही नहीं आ। अतुल क्लियर हुआ है? हाँ सर, हो रहा है। भाई क्लास मिसिंग रहेगा तो गड़बड़ है। तुम अतुल फ़ोन पे बात भी तो नहीं करते, कवर कर लिए हो तो ज़रूर समझ में आएगा। और किसी को किसी पॉइंट पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न रहे तो उसके 2 ऑप्शन हैं। जो 10% 5% नहीं समझ में आते हैं उसके 2 ऑप्शन हैं। चाहे तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो भेजता हूँ उसको आप फिर से देख लें, और उससे भी ना समझ में आए तो फिर मुझे फ़ोन करके पूछ लें। ऐसा ना क्लियर है यहाँ तक, बोलो। ऐसा सिंघाल क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारी माइक में गड़बड़ी हो गया। सृजल, सृजल क्लियर है? यस सर। समझ में आया यहाँ तक? रिकैप करूँ फिर एक बार कर दें? देखो पूछने पे बताओगे कि एक बार और कर दे, आप खुद से नहीं बोल सकते कि सर एक बार और रिकैप कर दो। चलो कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूँ। देखो क्या किया हम लोगों ने, ओम्स लॉ के बैकग्राउंड में हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे। देखो ओम्स लॉ के बैकग्राउंड में डिस्कस करना शुरू किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओम्स लॉ के बैकग्राउंड में क्या है भाई, तो पहले हम लोग करंट तो जाने, क्योंकि ओम्स लॉ है रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए हम लोगों को पहले तो रिलेशन जानने पड़ेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, क्योंकि अब तक हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा था, लास्ट क्लास तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा था। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे बढ़ेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने अभी रिकैप करके रख लिया, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी है ये। अब इन 2 के बाद हमें चाहिए एक्चुअल में करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे भाई, तो हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब हमने सेल लगा दिया, ये सेल दिखा नहीं रहे हैं इसमें, बट हम लोग बार बार सेल दिखाते नहीं रहेंगे। अब कंडक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, समझो सेल कनेक्टेड है, और इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में तो जिगजैग करता हुआ ऐसे ऐसे कोलिजन हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है। देखो अभी यहाँ था इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ से ऐसे 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 कोलिजन हुए, कभी अपवर्ड गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया, ऐसे करते करते ड्रिफ्टिंग हो रही है। बेचारा बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जाना चाह रहा है, लेकिन ड्यू टू कोलिजन ये जा नहीं पा रहा। और देखो यहाँ से इस बोर्ड के लेंथ पे जाते जाते इतना टाइम लग गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल है। तो अब इन कोलिजन्स को नेग्लेक्ट करो, क्योंकि इनका ड्रिफ्टिंग में हम लोगों ने काउंट कर लिया। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाले थे तो उसमें हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिया था। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ही होता है
मीन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो जब सक्सेसिव कोलिजन का मीन टाइम ले चुके हैं तो वो छोटे से मीन टाइम में जो वेलोसिटी गेन हो रहा है वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए तो बेचारा वेरी वेरी स्मॉल है। तो उसमें कोलिजन के चलते जो है वो एवरेज टाइम ही लेंगे। एवरेज टाइम लेने से बहुत बहुत कम टाइम में जो वेलोसिटी गेन होता है फिर रैंडमाइज होता है। कोलिजन हुआ फिर रैंडमाइज हो गया, फिर स्पीड गेन किया फिर रैंडमाइज हो गया। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस चल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन को कोलिजन अभी हो रहे हैं तो कुछ अपना मैक्सिमम स्पीड पे हैं, कुछ अभी कोलिजन हो रहा है, कुछ अपने मैक्सिमम स्पीड पे आ रहे हैं। तो ये तो प्रोसेस चल रहा है। तो कोलिजन्स को छोड़ो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ऑब्टेन हो गया उसमें कोलिजन काउंटेड हो गया। अब क्या सोचेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए कि कोलिजन को गोली मारो। जब कोई स्ट्रेस दे के पूछेगा क्या इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नहीं। कोई स्ट्रेस दे के पूछेगा क्या स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो नहीं भाई, कोलिजन्स होते हुए जा रहे हैं। लेकिन इसका ड्रिफ्टिंग को कैसे दिखाएंगे, तो ड्रिफ्टिंग को तो स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे। हम लोग अब कोलिजन्स को हटाएंगे और इक्विवेलेंटली मैप करेंगे कि नाउ इलेक्ट्रॉन्स, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद दिस सेम वेलोसिटी। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट बल्क की बात हो रही है, बल्क की बात हो रही है। और बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, कोलिजन करते करते ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सो ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग समझेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब एक क्रॉस सेक्शन को कंसिडर कर लें और देखें कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है पर सेकंड। तो एक एक्सप्रेशन ये होता है भाई चार्ज ट्रांसफ़र पर सेकंड का, लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। यही तो निकालने पड़ेंगे, ये निकालने पड़ेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी में आएगा, E तो रहेगा, डेल्टा T भी रहेगा। ये n कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए डेल्टा T टाइम में। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो भाई जब सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शन जहां हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से जब डेल्टा टी टाइम में पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए और वो वीडी से चल रहे हैं, तो वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ। क्योंकि अगर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो और हमें चाहिए कि 3 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो भाई 2 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड चलेगा तो 6 मीटर। तो इस क्रॉस सेक्शन से 6 मीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। और जो इसके अंदर रहा वो जब 6 मीटर जाएगा, यही जब 6 मीटर है, यही जब हमारा मान लो वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन वीडी इंटू डेल्टा टी यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन वीडी इंटू डेल्टा टी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा। तो जो क्रॉस कर पा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को वो हैं वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रीन कलर से दिखाया। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो क्रॉस कर पाएंगे, जो इसके बाहर हैं वो हमारे यहाँ तक आएंगे, व्हाइट वाला जो दिखा रहा हूँ यहाँ तक तो आएंगे, वो अगले डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। इसके बाद वाले डेल्टा टी टाइम में इधर आएंगे, फिर डेल्टा टी टाइम में इधर, फिर ये क्रॉस करेंगे, 3 डेल्टा टी टाइम में क्रॉस करेंगे। जो बिल्कुल उधर है वो तो 10 डेल्टा टी के बाद क्रॉस करेंगे। तो जो इतने जो वीडी इंटू डेल्टा टी लेंथ में जो हैं वो अभी डेल्टा टी टाइम में क्रॉस करेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कितने फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, तो भाई जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो क्रॉस करेंगे। इधर का फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी यहाँ क्रॉस करने वाले हैं डेल्टा टी टाइम में, वो तो अगले डेल्टा टी टाइम में, अगले के अगले डेल्टा टी टाइम में क्रॉस करेंगे। तो अभी इतने वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्रॉस किए। अब इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो स्मॉल n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो n मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल वॉल्यूम करेंगे तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम में मिल जाएंगे जो कि इसको क्रॉस करता है। तो मैंने यही बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे भाई, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जिस वॉल्यूम में हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेंथ, दिस वॉल्यूम। लेंथ है वीडी डेल्टा टी और वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वीडी डेल्टा टी। सिलेंड्रिकल है ना, समझो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, वॉल्यूम बता देगा। इसलिए ये वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ, ये वॉल्यूम बनेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये है ही, तो इसलिए हम लोग क्या किए, तो भाई E मल्टीप्लाइड भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ है वीडी डेल्टा टी। इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इट मीन्स इतने चार्ज ट्रांसफर हुए डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी कैंसिल, NeAVD इज द वैल्यू ऑफ
करंट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस कंडक्टर। बोलो, अब तो क्लियर है सृजल? बोलो भाई, अब तो क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ओम्स लॉ की तरफ टेंड कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा फाइनल रिलेशन मिला, ये वाला हमें फाइनल रिलेशन मिला, I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमें याद रखना है और ये याद हो ही जाता है। ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन है भाई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लो। रिलेशन बिटवीन I एंड VD, इसका नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा नाम यही है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। number of free electron per unit volume, that is number density of free electron। इस तरह से करंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ VD। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ओम्स लॉ भी पाएंगे। अगर ओम्स लॉ तुम्हें 3 मार्क्स में डेराइव करना हो तो यहीं से शुरू करेंगे। अब देखो, इसी में 4 सेंटेंस और आगे बढ़ा दें तो वी विल ऑब्टेन ओम्स लॉ। तो आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो मैं भी आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक इधर का और एक इसका। चलो अब इसी में मैं आगे बढ़ाता हूँ, पेज नहीं चेंज करूँगा, इसी पेज में आगे बढ़ाएंगे। 4 सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे, ओम्स लॉ को पाएंगे। तो चलो भाई, इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखा जाए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। हमें चाहिए फॉर ओम्स लॉ, फॉर ओम्स लॉ क्या चाहिए होता है हमें? ओम्स लॉ के लिए चाहिए हमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिलेशन चाहिए ओम्स लॉ के लिए, ये चाहिए। तो कोई बात नहीं है, करंट तो आ चुका है। एक कंडक्टर था, ऊपर डायग्राम था, अब यहाँ मैं बना ले रहा हूँ। ये L लेंथ था इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A था। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड था वो V था। V0 बोलें या डेल्टा V बोलें या V बोलें, सब एक ही बात है। और इधर से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो गया, क्योंकि इधर है हाई पोटेंशियल, इधर है हमारा लो पोटेंशियल। और L लेंथ था ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग तो भाई इधर स्टार्ट हुआ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ होगा। ये हम लोगों ने पहले ही ऑब्टेन कर लिया था। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखें कि करंट हमारा क्या है भाई। तो करंट का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो कि करंट दिया हुआ है, यहाँ जो आया है NEAVD आया है। इसको थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये N रहने दें, E रहने दें, एरिया VD का एक्सप्रेशन लिखते हैं, VD का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये I इज इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखेंगे वैल्यू में, खाली वैल्यू की बात करें हम लोग, E/m इंटू टाउ ऐसा लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ हमें वैल्यू से मतलब है भाई, किधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर होता है उसके अपोजिट में ड्रिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सबको मालूम है। इसलिए माइनस साइन रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है किधर जा रहा है और करंट किधर है वो सबको पता है। सो करंट विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप। हम लोगों को क्या चाहिए था? करंट और किस में रिलेशन? टारगेट ये है टारगेट, ये ऑब्टेन करना है भाई। करंट आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए।
तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस छुपा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस छुपा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पुट करेंगे, देखो एन ई ए, ठीक है, एन ई ए, और ये एक और ई है तो ई स्क्वायर कर दिया, चलो एन ई स्क्वायर ए, टाउ भी रहने देते हैं और एम भी रहने देते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे वी डिवाइडेड बाई एल, वी डिवाइडेड बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिख दिया। अब देखो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन आ रहा है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन हो गया भाई, तो देख रहे हो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर छोड़ दें और बाकी सबको अगर नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये ध्यान देना, ये वाला एल है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन। ये करंट का जो एक्सप्रेशन आ गया, अब इससे थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहीं से लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इजीली। क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये लिख सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर ये कांस्टेंट हो जाए। V डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट, ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस आया वो क्या आया भाई, देखो क्या आया, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, ये आया। देखो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये l अलग कर दिया और a अलग कर दिया, ये आया। और इसी को बोलते हैं हम लोग रो l अपॉन a। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है यही है रो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और ये ओवरऑल रेसिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रो l बाई ए, ये रो l बाई ए, ये रेसिस्टेंस है भाई। तो V अपॉन R आया, I इज इक्वल टू V अपॉन R आया। यहाँ से हम लोग अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इतना ही दूर में। देखो यहाँ से 4 सेंटेंस आगे बढ़ा है और ये ओम्स लॉ आ गया। अब देखो यहाँ से मैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखता हूँ। हुआ क्या ओम्स लॉ, ये जरा समझो। I और V में ये रेसिस्टेंस है चक्कर, तो यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग पहले कंक्लूज़न निकालें। क्या कंक्लूज़न है भाई, तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो, V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर तुम जो लिख रहे हो, तो R यहाँ कांस्टेंट रहेगा तब दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। R अगर कांस्टेंट रहा तो वोल्टेज एंड करंट प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो यहाँ ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V इफ़ रेसिस्टेंस जो कि होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये जो होता है अगर ये कांस्टेंट रहे तब आई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा भी तभी होगा जब ये कांस्टेंट है। अब ध्यान देना, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अब ओम्स लॉ का। लिखा जो जाता है, जो स्टैंडर्ड है वो लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो स्टैंडर्ड है वो है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस है वो जितना करंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये तब इफ़ रेसिस्टेंस इज़ कांस्टेंट। और रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट कब होगा उसका अभी एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप लिख पाएंगे। देखो क्या है, रेसिस्टेंस का थोड़ा हम लोग एनालिसिस करें। ये जो रेसिस्टेंस है, चलो यहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे दिखाते हैं। रेसिस्टेंस का थोड़ा एनालिसिस करो भाई। ये बताओ कि ये रेसिस्टेंस कब कांस्टेंट होगा, ये जानना चाहते हैं। तो भाई ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कांस्टेंट होता है भाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है।
मीन्स टेम्परेचर से स्लाइट डिपेंडेंसी होता है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लिख सकते हैं स्लाइटली डिपेंडेंट या स्लाइट डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। चलो और देखें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थोड़ी चेंज होगा, 1.6 10⁻⁻11 ये तो होता ही है। और देखें लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है भाई, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन पे डिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे, मान लो किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करोगे, तो तुमने पढ़ा है 11th क्लास में एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई ये सॉलिड, ये जो स्टील का या ब्रास का कंडक्टर है वो थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा, थोड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 11 में एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो लेंथ स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन, इसका पढ़ा था ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और बीटा होता था 2 अल्फा, गामा होता था 3 अल्फा, ये सब था 11th क्लास में। मीन्स एक्सपेंशन होता है कंडक्टर हो तब भी टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल कंडीशन, अगर मान लो इसको हम लोगों ने प्रेशर दोनों तरफ से अप्लाई करके किया तो थोड़ा लेंथ इसका कम हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग कंडीशन में रखा है तो थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा। तो फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर ज़्यादा कर दें एक तरफ से, स्ट्रेचिंग कुछ हो जाए, इधर से ज़्यादा हो जाए प्रेशर, तो अगर इसको मान लो लिक्विड में डाल दें, बैलून है इस तरह का, लिक्विड में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम करता है, वैसे स्टील है वॉल्यूम को कम करेगा, प्रेशर लगेगा तो, लेकिन वो बहुत कम, लेकिन स्लाइट डिपेंडेंसी होगा। तो टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन पे डिपेंडेंसी है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन। और ये रिलैक्सेशन टाइम यही सबसे डोमिनेंट है यहाँ पे। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो होता है, रिलैक्सेशन टाइम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंसी ही सबसे डोमिनेंट है, ये ध्यान देना। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। कैसे, ये अलग से एक रीजनिंग आता है 1 मार्क्स का कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम क्यों कम हो जाता है, लेकिन अभी के लिए तो इसका यूज़ करना है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्यों होगा वो अलग से मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग क्वेश्चन भी आता है, अलग से एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन अभी आप समझो रेसिस्टेंस जितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनमें ये है, टेम्परेचर बढ़ाओगे चेंज करोगे तो 2-3% का चेंज आ जाएगा, लेंथ में 2-3% का चेंज आ जाएगा, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 2-3%, 1-2% का आ जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में, और ऑलमोस्ट 8 to 10% का वेरिएशन आएगा रिलैक्सेशन टाइम में। तो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये ज़्यादा दिखाएगा, ये बहुत कम दिखाएगा चेंज, तो ये सब कम दिखाते हैं, इसका डोमिनेंट इफेक्ट है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इतना डिक्रीज करेगा कि ये ओवरऑल रेसिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देगा। सो इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, कैसे वो अलग से क्वेश्चन। If we increase temperature, relaxation time will decrease and hence overall resistance will increase. Others का भी वेरिएशन होगा बट वो स्लाइड वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम का मेन है वेरिएशन। तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीमेंट, इट मीन्स रेसिस्टिविटी इंक्रीज एंड रेसिस्टेंस इंक्रीज। भाई ये रेसिस्टिविटी ही तो इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम जब ये कम होगा तो ये वैल्यू को बढ़ाएगा ना। एल और एरिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट वाले हैं, तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होने से, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, और रेसिस्टिविटी डिक्रीज होने से ये हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेसिस्टिविटी ये इंक्रीज हो जाएगा, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज हुआ, रो इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये वाले का मतलब है ये, और ये वाले का मतलब है ये, और ये वाले का मतलब है ये। तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और ये पता लग गया कि इफ़ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, यही दो है जो इफेक्ट डाल रहा है रेसिस्टेंस में। अगर टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रख लें, कोई कंडक्टर
अगर इस कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर लें तो इसका रेसिस्टेंस भी चेंज नहीं होने जा रहा। तो फाइनली हम लोगों के पास अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आ गया। क्या भाई कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कब होगा, इफ रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अब मैं लिख रहा हूँ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। कब, इफ फिजिकल कंडीशन, इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर is maintained constant, temperature and physical condition of the conductor is maintained constant। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया क्या भाई कि इफ टेम्परेचर एंड, इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, क्या तो भाई इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, प्रेशर, स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी, ये सब जो है ये सब इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मेंटेन्ड हो जाए, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समझो आर हम लोग समझते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और करंट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आई, डेल्टा V बाई आर ये बोलते हैं। यहाँ से हम लोग लग सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आर। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, इसमें एक क्लू पॉइंट भी है, ध्यान देना। इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इज मेंटेन्ड कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। चलो ठीक है, आप बोलेंगे कि ये क्या ओम्स लॉ है, क्लू पॉइंट, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, क्या ये ओम्स लॉ है, बोलो भाई। ये क्लू पॉइंट है, क्लियर होना जरूरी है। बताओ क्या V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ बोलते हैं? बोलो चिराग, भुवनेश, क्या V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ बोलते हैं? बोलो भाई पहलवानों, आवाज़ आ रही है ना? क्या V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ बोलते हैं? नहीं, V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये क्लू पॉइंट है, बहुत बच्चे फंसते हैं। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर एंड V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू I इंटू आर। इस V इक्वल टू आई आर में ध्यान देना, इस V इक्वल टू आई आर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। देखो ये R मान लो 10 वैल्यू है तो V होगा उस समय का करंट और 10 वैल्यू उस समय का रेसिस्टेंस, मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो थोड़े टाइम के बाद इसका रेसिस्टेंस 10 के बदले में 12 हो जाए, टेम्परेचर बढ़ा, देखो रेसिस्टेंस से करंट अगर चले
तो हीटिंग इफेक्ट होगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। 10 ओम था, 2 एम्पियर करंट था, 10 इंटू 2 20 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाए तो भाई तब भी प्रोपोर्शनल, तब भी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा उस समय का रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस 10.1, न्यू करंट जो भी होगा, दोनों का प्रोडक्ट V रहेगा उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स V इज इक्वल टू जो IR है वो किसी टाइम का करंट उस टाइम का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे, उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। किसी दूसरे टाइम का करंट, T0 टाइम का करंट, T0 टाइम का रेजिस्टेंस, तीनों टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा अक्रॉस द कंडक्टर। जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस टाइम पे वो उस समय का करंट और उस समय का रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। दोनों का प्रोडक्ट लोगे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये रिलेशन ऑलवेज वैलिड है। मतलब इसको इससे मतलब नहीं है कि ओम्स लॉ क्या है, इसको तो V इक्वल टू IR समझने। ओम्स लॉ प्रोपोर्शनैलिटी वाला है, ओम्स लॉ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसलिए देखो दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, ध्यान देना, दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। एक को बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरा को बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ को फॉलो करें मतलब जिस रेजिस्टेंस के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल हो। ओम्स लॉ ये है, ओम्स लॉ ये नहीं है, ये तो सबके लिए है, ये ओम्स लॉ है, यहीं तक है, प्रोपोर्शनैलिटी तक ही है ओम्स लॉ, इससे आगे नहीं। ये तो हमारा ओमिक रेजिस्टेंस होगा, तब भी ओमिक का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। देखो भाई, जिसका रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे उसी के लिए तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट थ्रू इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब? जब रेजिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट, तब। इसलिए ऐसे रेजिस्टेंस जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज करो फिर भी उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता रहे फिजिकल कंडीशन से, टेम्परेचर से, जो चेंजेबल हैं, तो उसके लिए ये फॉलो नहीं हो पाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होल्ड कर पाएगा। लेकिन ये तो उसके लिए भी होल्ड करेगा। जिस टाइम पे रेजिस्टेंस, उस टाइम का करंट, उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ध्यान से समझना, जब प्रोपोर्शनल है तो वो ओमिक रेजिस्टेंस है, और ओम्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगा तब ये प्रोपोर्शनैलिटी देखा गया है, ये होता है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। बट ये वाला तो सबके लिए है, वेरिएबल है तब भी। किसी टाइम पे, ध्यान देना, किसी टाइम पे मान लो, आगे बढ़ते हैं इसको एनालिसिस में, मान लो एक रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया, करंट पास करा रहे हैं, यहाँ अभी 10 ओम है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, करंट का वैल्यू मान लो 2 एम्पियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ भाई? तो I इंटू R, 2 इंटू 10 दैट इज 20 वोल्ट हुआ। ध्यान देना। अब क्या हुआ भाई? तो सेल लगाओ चाहे मत लगाओ, सेल लगा के ज़्यादा स्पेस लग जाएगा। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ कि यही रेजिस्टेंस थोड़े टाइम के बाद मान लो हीटिंग इफेक्ट हुआ और ये 10.1 हो गया। जब ये 10.1 ओम हो जाए और उस समय करंट हमारा चाहे चेंज हुआ किसी भी रीज़न से, करंट उस टाइम पे मान लो हमारा I0 बोलते हैं, ये करंट उस टाइम पे हमारा 2 एम्पियर नहीं है, मान लो 1.9 एम्पियर है, और ये उस समय का रेजिस्टेंस है, तो भाई इसके अकॉर्डिंगली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तब तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई, और न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा न्यू करंट इनटू न्यू रेजिस्टेंस। ये हमारा इतना ओम जो न्यू रेजिस्टेंस समझो R0 है, तो भाई उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई ये। जरूरी नहीं कि ये हो, तो इसलिए V इज इक्वल टू IR जो है वो कभी के लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हैं। हमारा वेरी कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, जिस समय का करंट उस समय का रेजिस्टेंस उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, प्रोडक्ट करेंगे उस समय का मिलेगा। बट प्रोपोर्शनैलिटी तो नहीं बोलेंगे ऐसे कंडीशन में, जब हमारा R भी चेंज हो रहा हो। प्रोपोर्शनल का मतलब है ये कांस्टेंट रहे, कि ये डबल करें तो ये डबल रहे, ये ट्रिपल करें तो ये भी ट्रिपल हो, 4 टाइम्स करें तो ये भी 4 टाइम्स। ये जब कांस्टेंट रहेगा तभी तो होगा।
ये अगर तुमने आई नॉट था, अब बाद में 5 आई नॉट हो गया, तो ये वी नॉट था तो 5 वी नॉट होना चाहिए। वो तभी होगा जब ये कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट है तब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, और ऐसे रेसिस्टेंस को ओमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ऐसा रेसिस्टेंस जिसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता रहे, चेंज हो जाता है, तो स्लाइटली भी अगर चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये रिलेशन वैलिड है, क्योंकि जो भी चेंज होकर के न्यू वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, न्यू वैल्यू ऑफ करंट, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस रिलेशन इज अप्लाइड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। दिस इज वैलिड फॉर ऑल रेसिस्टेंस। ये सबके लिए है, ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक, ये सबके लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड, ये जो है वैलिड ओनली फॉर ओमिक रेसिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड होगा ओनली ओमिक रेसिस्टेंस के लिए, जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, उसी को हम लोग ओमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। टेम्परेचर चेंज हो जाए कोई बात नहीं, फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए कोई बात नहीं, नाइक्रोम है मान लो, उसका जनरली टेम्परेचर चेंज होने से भी उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो उसको हम लोग ओमिक वाले कैटेगरी में डालते हैं। तो ओमिक रेसिस्टेंस आर कांस्टेंट होना चाहिए, वैलिड ओनली फॉर ओमिक रेसिस्टेंस। क्या वैलिड है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है, that is at constant temperature and physical condition। जरा एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना भाई, एक चीज़ और क्या मैं कह रहा हूँ जो समझने के लिए ध्यान देना। एक चीज़ और ये कह रहा हूँ मैं कि दुनिया में कोई भी रेसिस्टेंस ओमिक नहीं होता। ध्यान से समझना, जैसे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते थे, तो दुनिया के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल तो तब होगा ना जब बिल्कुल क्वासी स्टैटिक स्लो प्रोसेस हो, फ्री फ्रॉम ऑल डेसिपेटिव फोर्स, मतलब आइडियल है, आइडियल। कार्नोट इंजन आइडियल इंजन, तो आइडियल बात है। आइडियल गैस, अरे आइडियल गैस कोई होता थोड़ी है, आइडियल गैस की तरफ टेंड कर सकता है बिहेवियर, आइडियल गैस कुछ होता नहीं है, सब रियल गैस। वैसे ही ओमिक रेसिस्टेंस एक आइडियल बात है, ऐसा रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू चेंज ही ना हो। अरे भाई उसका टेम्परेचर तुम 100 डिग्री चेंज कर दो, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा। फिजिकल कंडीशन चेंज करो, अरे भाई वो 0.1% का चेंज हो तो होगा। अब 0.1% का चेंज को तुम नेग्लेक्ट कर सको तो तुम समझोगे कि ऑलमोस्ट चलो ओमिक है, बट एग्जैक्टली ओमिक तो होता ही नहीं है कुछ। एग्जैक्टली ओमिक वो होगा जिसका रेसिस्टेंस चेंज ही ना करे, फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हम लोग ओमिक बनाने का टेंडेंसी रखेंगे कि अच्छा भाई तू टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन से चेंज होता है ना, तेरा यही चेंज नहीं होने देंगे, तब तो तेरा वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में भी जब करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस चेंज होगा। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई रेसिस्टेंस नहीं है जिसका वैल्यू एब्सोल्युटली रेसिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट फिक्स्ड हो जाए। इसलिए ब्रॉडली हम लोगों ने, रफली हम लोगों ने दो तरह के रेसिस्टेंस बना लिए हैं। एक में बहुत नेग्लेजिबल वेरिएशन होता है रेसिस्टेंस का, एक में थोड़ा ज़्यादा अप्रिशिएबल होता है। जो अप्रिशिएबल वेरिएशन दिखाते हैं टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन के साथ या किसी भी रीजन से, टेम्परेचर में या फिजिकल कंडीशन या अदर रीजन से, अगर रेसिस्टेंस में जो वैल्यू अप्रिशिएबल दिखाते हैं उसको हम लोग नॉन ओमिक रखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी उसके लिए नहीं होल्ड करता। और जो बिल्कुल नेग्लेजिबल वेरिएशन, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हों, वैसा दिखाते हों, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता हो, उसको बोल दिया ओमिक रेजिस्टेंस। बट याद रखना, एब्सोल्युटली ओमिक रेजिस्टेंस नॉट पॉसिबल। कुछ समझ में आया? सो ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो तब है जब फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर मेंटेन्ड है, कांस्टेंट तब है। बट V इक्वल टू IR इज नॉट ओम्स लॉ, इट इज वैलिड फॉर ऑल रेसिस्टेंस, नॉट ओनली ओमिक रेसिस्टेंस। ये है ओमिक रेसिस्टेंस, इसलिए इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है।
और इसके साथ ये टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन वाला ज़रूर बात बोलना पड़ेगा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आए तो डायरेक्टली ये नहीं बोल देंगे, साथ में लिखेंगे टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, और इसको ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं क्योंकि ये सब के लिए वैलिड है, ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक। क्लियर है यहाँ तक? लिखना चाहो लिख लो भाई, लिख लो। हम लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था? तो भाई यहाँ तक तो लिख ही लिया था, करंट इज इक्वल टू NEAVD। तो अब हम लोग चाहें तो उसके आगे का लिख सकते हैं, तो ये वाला लिख लो भाई। उसके आगे का मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जितने देर में आप स्क्रीनशॉट लो या लिखो। हम लोगों ने वहाँ तक तो लिख लिया था, यहाँ तक लिख लिया था, इसके बाद का मैं ये स्क्रीनशॉट लिया, तुम भी ले लो भाई। लिखना जो चाहते हैं वो लिख लेंगे। और इसके आगे का ले लेता हूँ। तो ओम्स लॉ पे अब हम लोग आए यहाँ से। अच्छा, रेसिस्टेंस का वेरिएशन भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ से चलते हैं भाई। कौन किस पे डिपेंडेंट है? किसी को कोई डाउट हो तो अपना सोच ले भाई। हाँ बोलो, डाउट है जो बोलो। सर टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन वाला पॉइंट एक बार बताना। टेम्परेचर और फिज़िकल कंडीशन वाला पॉइंट ये है मेरे भाई कि हम लोगों ने जब करंट निकाला किसके टर्म में भाई? पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकाला, तो डिवाइडेड बाई समथिंग आया, तो ये समथिंग को बोला गया रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं वो, और करंट जो पाते हैं वो। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, ये बाकी सब जो है वो है आर रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का हम लोग एनालिसिस इसमें माइक्रोस्कोप लगाएं, देखें अच्छा भाई रेसिस्टेंस तुम किस किस पे डिपेंड करते हो? रेसिस्टेंस ने बोला मेरे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, देख लो भाई कौन किस पे डिपेंड करता है। मास बोला मैं तो नहीं भाई चेंज करता। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये भी जो है चेंज नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो भाई एल्युमिनियम है, मान लो 60% इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, तो कॉपर है 65% इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो भाई ये तो मटेरियल वाइज है, और किसी मटेरियल का 65% है तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 66% हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्लाइड डिपेंडेंसी है ये। इस पे लेंथ पे भी स्लाइड डिपेंडेंसी, टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। स्लाइड डिपेंडेंसी है 1%, 2%, 1%, 2% का वेरिएशन, बट ये वाला है 8 to 10% का वेरिएशन दिखाएगा। कौन? रिलैक्सेशन टाइम। तो रेसिस्टेंस के पूरे एक्सप्रेशन में मेनली यही दो चीज़ आया, क्या? टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन। अगर ये दोनों को फिक्स कर दिया जाए कि भाई टेम्परेचर नहीं चेंज होने देंगे कंडक्टर का, फिजिकल कंडीशन भी चेंज नहीं होने देंगे, AC चल रहा है और वहीं पे रेसिस्टेंस है, हमेशा AC चलता रहे भाई। ये नहीं कि समर आ गया और विंटर आ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ये सब नहीं। तो टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन अगर हमने कांस्टेंट मेंटेन कर लिया तो रेसिस्टेंस भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन कर लिया। और जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। So V and I are directly proportional if resistance is constant, which will be possible only when temperature and physical condition is constant. इसलिए ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या आया? Potential difference of any conductor is directly proportional to current through it if temperature and physical condition is maintained constant. तो ये बना ओम्स लॉ। बोलो ठीक है यहाँ तक? टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन का चक्कर पता लगा। अब एक बात जो रह गई, ये वाला अलग से है, मैंने बताया भाई डिपेंडेंसी रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर पे। इसको मैंने बोला कि अलग से एक्सप्लेन होगा। टेम्परेचर अभी के लिए तो याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होता है वो डिनोमिनेटर में रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज, हेंस रेसिस्टेंस इंक्रीज। ये सब देखा हम लोगों ने। तो टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन का चक्कर समझ में आ गया। अगर ये दो फैक्टर को तुमने कांस्टेंट कर दिया तो रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट और हमें मिल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोलेंगे कि ये ओमिक रेसिस्टेंस हो गया। जब तुम उसका रेसिस्टेंस को ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर दिए तो वो बन गया ओमिक रेसिस्टेंस, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है।
तो वैलिड ओनली फॉर ओमिक रेसिस्टेंस हुज रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन। ये ओमिक रेसिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये वाला किसके लिए वैलिड है? ये सब के लिए वैलिड है, ओमिक हो नॉन ओमिक हो सबके लिए। अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2 × 3 एम्पियर करंट है 6 मिलेगा। अगर ये 4 एम्पियर हो गया तो 2 × 4, 5 एम्पियर हो गया तो 2 × 5, 6 एम्पियर हो गया तो 2 × 6, क्योंकि ये आर फिक्स्ड है। अगर फिक्स है तो भी ये वैलिड है। अगर मान लो कभी ये 2 होता है ये 3, तो 3 × 2 करेंगे और फिर यहाँ पे 2.2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 2.2 × 3 करेंगे, उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो दिस इज वैलिड, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल रेजिस्टेंस ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक, सब के लिए वैलिड है। सो इसको ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं, ये है ओम्स लॉ। दिस इज वैलिड फॉर ऑल। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? किसको डाउट है अब? भुवनेश बोलो। क्लियर है सर। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इसको आपने लिख लिया। लिख लो भाई, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत फेमस, और ये आएगा। अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो सीधा ऊपर से स्टार्ट करना, कम मार्क्स में आए 1 मार्क्स का आएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रूफ नहीं दिखाएंगे। प्रूफ दिखाना हो तो ऊपर से लिखेंगे। बोलो, क्लियर है? प्रूफ दिखाना होगा तो ऊपर से लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओम्स लॉ समझ गए, तो अब एक टॉपिक दो, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एंड ग्राफ। लिखो टॉपिक। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एंड देयर ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीआई ग्राफ। देखो भाई, एक तरफ मैं दिखा रहा हूं ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग नॉन ओमिक। देखो, ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब यही हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसलिए इसका जब ग्राफ आएगा तो वो आएगा क्या भाई? तो उसका ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये होगा उसका स्लोप। क्यों भाई? क्योंकि ये ले रहे हो तुम वाई एक्सिस पे और ये करंट ले रहे हो तुम एक्स एक्सिस पे। वाई दिखाएंगे इधर एक्स एक्सिस दिखाएंगे, वाई पे हम लोग वोल्टेज दिखा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर दिखा रहे हैं करंट। तो इसका वी आई ग्राफ जो है वो ऐसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो होगा ही भाई। और इसका स्लोप क्या होगा भाई? तो इसका स्लोप है, मान लो थीटा है, तो ये tan थीटा जो इसका स्लोप होगा वो होगा कितना? तो v किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे ये करंट का वैल्यू, तो ये v/i जो होगा स्लोप वो होगा रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा इसका रेसिस्टेंस वैल्यू। तो लिख लो भाई, इसका रेसिस्टेंस वैल्यू उधर दिखाओगे। ओम्स लॉ का ग्राफ जो होगा, ओम्स रेसिस्टेंस, ओमिक रेसिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। लिख लो भाई, लिख लो, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप है रेसिस्टेंस, स्लोप है रेसिस्टेंस। स्लोप इज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं भाई? जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट।
प्रोपोर्शनल नहीं है। डबल कर दे करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल होने का गारंटी इसमें नहीं है। इसमें डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, ये कुछ चेंज नहीं करता। करंट चेंज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनली चेंज होगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। V इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू आई तो है, ये तो है, बट R इज नॉट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं है, ये वैलिड है, दिस इज नॉट वैलिड। मतलब अगर ये वैलिड नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ओम्स लॉ नॉट वैलिड, ऐसा लिख देता हूँ। ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल हो जाता तो ओम्स लॉ हो जाता, प्रोपोर्शनल नहीं है मतलब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? तो इसका ग्राफ देखो भाई, V इज इक्वल टू आई आर करोगे, I इंटू आर करोगे, तो यहाँ R वेरिएबल है, मतलब जो तुम्हारा स्लोप होगा वो वेरिएबल होगा भाई। स्लोप जो होगा, मान लो 5 ओम है अभी, तो ठीक है भाई 5 का स्लोप दिखाओ। अभी 5 का स्लोप, लेकिन थोड़े करंट का वैल्यू और ज़्यादा हुआ तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 6 हो गया, तो भाई अब 6 दिखाओ स्लोप। अब मान लो आगे जाके रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाए तो कम दिखाओ स्लोप, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये लीनियर नहीं होगा, ग्राफ विल नॉट बी लीनियर, इट विल बी नॉन लीनियर। तो यहाँ पे पॉइंट क्या समझ में आया भाई? इट्स ग्राफ विल बी नॉन लीनियर, लिख लो, इट्स ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि इसका ग्राफ होगा कर्व। कौन सा ग्राफ? VI ग्राफ। VI ग्राफ की ही बात हो रही है। इट्स VI ग्राफ इज नॉन लीनियर बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज the value of resistance, the value of resistance जो कि होता है स्लोप, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो कि क्या होता है भाई? तो वो है स्लोप ऑफ VI कर्व, इज नॉट कांस्टेंट। वो हमारा कांस्टेंट ही नहीं है, और जब स्लोप ही कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? लीनियर नहीं आएगा। तो ये लीनियर रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये भी बात समझ लिए आप, बहुत अच्छे। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और एक बात और डिस्कस करते हैं, इसका IV ग्राफ। अगर हम लोग IV ग्राफ की बात करें, इसका IV ग्राफ कैसा होगा? IV ग्राफ, ये भी आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, IV ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तो ठीक है भाई, देखो इसका IV ग्राफ अगर दिखाना चाहे, मतलब इसमें I ऊपर दिखाना पड़ेगा और V इधर दिखाना पड़ेगा, IV ग्राफ हो जाएगा। तो ये IV ग्राफ दिखाओगे तो ये भी एक लीनियर होगा भाई, ये भी तो लीनियर होगा, बिल्कुल ये भी लीनियर होगा। इधर का दिखाएंगे नहीं क्योंकि करंट हमारा नेगेटिव नहीं समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव नहीं समझते हैं, इसलिए इसको ऑरिजिन से दिखाएंगे। ठीक है भाई, अब ये थीटा अगर एंगल हो या अल्फ़ा एंगल है तो बताओ भाई टैन अल्फ़ा क्या मिलेगा? टैन अल्फ़ा जो कि I/V होगा वो क्या मिलेगा? टैन अल्फ़ा निकालोगे तो किसी पर्टिकुलर करंट के लिए, जो भी करंट है, मान लो 2 एम्पियर जो भी है, डिवाइडेड बाई 2 वोल्ट, 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 वोल्ट, तो ये I डिवाइडेड बाई V, इसको क्या बोलेंगे? तो 1/V/I बोलेंगे, और 1/V/I मतलब 1 रेसिस्टेंस बोलेंगे, और 1 रेसिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। सो इसका स्लोप क्या देगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस, इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो IV ग्राफ का स्लोप ओमिक रेजिस्टेंस के लिए ये देता है कंडक्टेंस।
स्लोप विल बी कंडक्टेंस आई अपॉन वी जैसे ही है। देखो भाई वी बाई आई को रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो आई अपॉन वी आया तो इसका स्लोप जो हो गया हमारा वो हो गया कंडक्टेंस दे रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये बात समझ में आया सबको? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो उसी तरह से इधर वाले का ग्राफ दिखाएंगे। बोलो भाई तरुण, क्लियर है यहाँ तक? चलो तो आगे अब बढ़ें, इसका IV ग्राफ दिखाओ। तो जब इधर वाले का IV ग्राफ दिखाएंगे तो क्या होगा भाई? तो इधर का IV ग्राफ दिखाओ वैसे ही नॉन ओमिक का। तो नॉन ओमिक का IV ग्राफ कैसा होगा भाई? तो नॉन ओमिक का IV ग्राफ हमारा नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, नॉन लीनियर है इस तरह से। तो ये जो नॉन लीनियर दिखा रहे हैं, कभी स्लोप कम है, कभी स्लोप ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड करता है भाई अपना। लेकिन किसी मोमेंट पे किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ध्यान देना, यहाँ पर्टिकुलर वोल्टेज अगर कोई ले ले तो वोल्टेज में कुछ चेंज करो तो करंट में भी कुछ चेंज होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहा है जिस पे न्यूमेरिकल होता है, इस पे भी न्यूमेरिकल होता है। मैं यहाँ पे रेड से दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की बात करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करंट था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ करंट था। ठीक है भाई। तो इसमें करंट मान लो I1 था और I2 हो गया, वोल्टेज V1 था यहाँ पे और यहाँ आकर के वोल्टेज V2 हो गया। तो देखो भाई ये छोटा सा जो चेंज हुआ डेल्टा V इसको बोले हम लोग, तो डेल्टा V इज़ V2 माइनस V1। और अगर वो ये बहुत छोटा हो, दोनों पास पास हो, तो इसको हम लोग DV भी बोल सकते हैं, DV। और इधर जो हमारा चेंज हो रहा है देखो I2 माइनस I1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा I बोलेंगे, डेल्टा I। और बहुत दोनों पास पास लें तो DI भी बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्लोप लिखेंगे, स्लोप ध्यान देना, यहाँ पे जो हम लोग स्लोप लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप लिखें तो वो स्लोप क्या होगा? तो ये स्लोप हमारा देखो यहाँ का अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह अलग अलग स्लोप है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा उसको कैसे निकालेंगे? तो ग्राफिकली तो सबको पता है, टेंजेंट ड्रॉ करके और उसका देख लेते हैं कितना एंगल बना। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप कितना होगा? तो स्लोप होगा ये है डेल्टा I, ये है डेल्टा V, और ये tan थीटा जो होगा वो हम लोग लिखेंगे डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। मतलब यहाँ जो स्लोप लिखते थे I अपॉन V, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, कहीं का I ले लो कहीं का V ले लो भाई, I और V, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निकालोगे चाहे यहाँ स्लोप निकालोगे एक ही आएगा। स्ट्रेट लाइन में तो सबको पता है भाई स्लोप सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ स्लोप हर जगह अलग अलग है। इसलिए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज वाले पे आ गए तो वहाँ छोटा सा चेंज करो और उसके करस्पॉन्डिंग करंट में चेंज देखो, तो ये जो तुम्हें मिलेगा इसको हम लोग स्लोप, इसके लिए इस करंट या वोल्टेज के लिए बोलेंगे, इस करंट के लिए या इस वोल्टेज के लिए बोलेंगे ये स्लोप। तो यहाँ देख रहे हो कि ये स्लोप यहाँ पे निकाला कुछ और आया, यहाँ पे जब स्लोप निकालोगे यही छोटा सा चेंज इन वोल्टेज और बड़ा सा चेंज इन करंट आया यहाँ पे। तो यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम रहेगा, यहाँ पे स्लोप मॉडरेट रहेगा, इससे स्लोप चेंज हो रहे हैं। इसलिए इस स्लोप का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। ये डायनेमिक रेसिस्टेंस क्यों बोला भाई? वो डायनेमिक रेसिस्टेंस इसलिए बोला, इधर वाले को स्टैटिक रेसिस्टेंस या सिंपली रेसिस्टेंस बोलते हैं, इधर वाले को डायनेमिक रेसिस्टेंस क्यों बोला? इसलिए कि ये चेंज हो रहा है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। जो चेंज होता रहे उसको डायनेमिक समझे, जो एक ही रहता है वो स्टैटिक समझे। तो इसका रेसिस्टेंस करंट का कोई वैल्यू, वोल्टेज का कोई वैल्यू हो, हर जगह स्लोप सेम है, इसलिए ये स्टैटिक रेसिस्टेंस या सिंपली रेसिस्टेंस। और ऐसे कंडीशन में रेसिस्टेंस जो निकालते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। और ये हर वैल्यू के लिए अलग अलग, मतलब यहाँ पे निकाला तो ये आया, मान लो V1 पे आया ये, अगर यहाँ पे ले आए V3 तो V3 वाले पे निकालेंगे तो उसके लिए अलग आएगा डायनेमिक रेसिस्टेंस।
तो ये सब एक्चुअली लास्ट चैप्टर में काम आता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग लास्ट चैप्टर में निकालते हैं, इसके पहले तो सब ओमिक बात होता रहता है। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर आता है, उसमें हम लोग ज़्यादातर इसकी बात करते हैं। देखो ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल, नॉन ओमिक का एग्जाम्पल और ओमिक का तो कोई परफेक्ट एग्जाम्पल तो होता नहीं है, फिर भी फिज़िकल कंडीशन और टेम्परेचर अगर हम लोग मेंटेन करें तो कोई भी मेटालिक रेजिस्टेंस with negligible change in temperature and physical condition, negligible change in temperature and physical condition, तो वो बन जाएगा ऑलमोस्ट ओमिक रेजिस्टेंस। परफेक्टली तो होता नहीं है, सबको बताया अभी, परफेक्टली तो होता नहीं। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऐसे कंडीशन में निकालते हैं, नॉन ओमिक वाले में हर जगह चेंज होता रहता है। इसका एग्जांपल जो आपको पढ़ना भी है वो है डायोड चैप्टर 14 में, ट्रांजिस्टर ये भी चैप्टर 14 में, दोनों। आपके बुक में कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भाई कि डायोड का VI कर्व दिखाओ, तो भाई डायोड का VI कर्व ये इस तरह का होता है। इसमें आगे पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, ऐसे ऐसे चलता है और ये फिर ऐसे हो जाता है और इधर हमारा ऐसे ऐसे ही रहता है और ऐसे हो जाता है। तो ये डायोड का मैंने दिखाया VI कर्व, देख रहे हो, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है स्लोप, तो ये वेरिएबल है भाई। तो ये भी आप दिखा लो भाई, लिखना चाहो लिख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस फटाफट लिख लें साथ साथ या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट IV ग्राफ। ये जो IV ग्राफ है ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ना बोल करके इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। ये IV कर्व को इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस ना बोलें, 1 डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे इसको, क्योंकि ये V/I नहीं है, I/V है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये 1 डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि V/I को बोलते हैं ना ग्राफ, तो ये वाला देखो ये R है, तो डेल्टा V/I को बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्लोप तो एक्चुअली ये है, स्लोप में यहाँ पे क्या आ रहा है देख रहे हो, ये डेल्टा I आ रहा है, इधर डेल्टा V आ रहा है, तो डेल्टा I/डेल्टा V आएगा, तो ये आएगा 1/डेल्टा V/डेल्टा I, और डेल्टा V/डेल्टा I को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायनेमिक कंडक्टेंस। डेल्टा I/डेल्टा V को आप लिख लो भाई, लिख लो, इसको बोलेंगे डायनेमिक कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, दोनों में से किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक कंडक्टेंस है इज इक्वल टू 1 डायनेमिक रेजिस्टेंस है। और इसका हम लोगों ने ग्राफ दिखाया, तो ये है तुम्हारा कौन सा ग्राफ, तो ये भी इंडिकेट कर दो, ये है IV कर्व। तो IV कर्व है तो कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1 मार्क्स वाले में कि अच्छा भाई ये अगर हमारा टेंजेंट ड्रॉ किए और ये बीटा अगर एंगल है तो tan बीटा हमारा क्या हुआ, इसको फिज़िक्स में क्या बोलते हैं tan बीटा को, तो आप बोलेंगे ये I/V जो निकला है, यानी कि DI/dV निकला है, ये क्या है भाई, तो 1/dV/dI, और dV/dI इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो ये हो गया डायनेमिक कंडक्टेंस। 1 रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ये डायनेमिक कंडक्टेंस है, और ये वाला हुआ dV/dI, वो हो गया डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक वाले में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, स्टैटिक वाले में तो कोई लफड़ा है ही नहीं। ट्रांजिस्टर का भी वैसे ही कर्व होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको, वो आपका चैप्टर 14 में आएगा, कर्व पढ़ना होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर लास्ट ईयर हटा दिए गए थे,
उसके पहले वाले में भी 2 साल से नहीं आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर हटा दिए गए हैं, तो आपको भी हो सकता है हटा दिया जाए। खैर वो तो लास्ट चैप्टर की बात है। लिख लिए यहाँ तक, क्लियर है? बोलो भाई। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस देख लिए, आगे बढ़ें? नोट कर लो भाई। अच्छा, अब तो आगे बढ़ने का टाइम ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास को तो एंड करना पड़ेगा, 3:40 हो गया है। और नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग जो है आपका, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग जो है, थोड़ा जो बच्चे 2-3 बच्चे ने बोला उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया। अब एक दो बच्चे और बोलने लगे हैं, तो मैं कल मॉर्निंग में आपको फाइनलाइज पूरा कर दूंगा। फाइनल आज मैं भेज दिया, उसके बाद फिर से 1-2 बच्चे का कॉल। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 15-30 मिनट्स और पहले हो जाए आपका क्लास। 30 मिनट्स थोड़ा पहले हो सकता है आपका क्लास। मतलब अब से जो, क्योंकि स्कूल्स खुल रहे हैं और स्कूल्स के खुलने का मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, और किसी के स्कूल में 2:30 बजे तक होते हैं, तो अपना 2 बजे वाला क्लास नहीं चल पाएगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा टाइम टेबल बने जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम करता रहे, इसलिए मैं फिजिक्स का टाइम थोड़ा चेंज कर रहा हूं। और वो सोचा था 5:30 का, हो सकता है अब आपको 5:15 पे कर दूं। 5:15 से अगर होगा तो ये 6:15 6:30 तक चलेगा। 6 अगर 1.5 घंटे भी करेंगे तो 6:15 6:45। इसमें तो बात बन जाएगी ना। डेज वही है, MWF डेज MWF ही है, TTS में खाली नहीं है। तो एक काम करना ना, हमारे हर क्लास के बाद तो तुम्हें वीडियो भेज ही देता हूँ, लास्ट वाला जो 20 मिनट्स जो है ना वो वीडियो में देख लेना। ये तो कर सकते हो ना भाई। तो 5 बजे कर लो भाई, कभी भी छूटे ना, 10-15 मिनट छूट जाए तो हर क्लास का रिकॉर्डिंग करता ही हूँ, उसका लास्ट 15 मिनट्स देख लेना, और क्या होगा। ये तो एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेना, अगर वो वाले सर मानते हैं। तो तुम फ्री हो ना, मैं नहीं फ्री हूँ ना, चक्कर ये है ना। चलो कोई बात नहीं है, अभी के लिए 5 बजे कर दो। 5 बजे करने से प्रॉब्लम है कि 11th का क्लास ही 5:15 ऑफ होता है, तो 5 बजे कैसे करूं, और भी क्लासेस होते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, देखते हैं 11th वालों से भी थोड़ा बात करके। अब कोई 3 बजे तो आने को तैयार होगा नहीं, होता नहीं है, स्कूल का टाइम भी देखना होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी कोशिश करता हूँ। और किसी का कभी मान लो अगर ऐसा होता है 10-15 मिनट अगर कभी छूट जाए पहले या बाद, तो आ ही जाता है रात तक या नेक्स्ट मॉर्निंग में आ जाता है क्लास का रिकॉर्डिंग, तो उसको आप आराम से नोट भी कर सकते हो और उसको 15 मिनट कंपनसेट कर सकते हो। कोई बात नहीं, इसमें भी कोशिश करते हैं 5 बजे तक अगर हो जाता है तो। बात करना पड़ेगा 11th वालों से, ठीक है, हो जाएगा तो कर दूंगा। अभी का क्लास आपको आज का आपने देख लिया, शुरू किया था हम लोगों ने यहीं से, देख लिया था रिलैक्सेशन टाइम, और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑब्टेन किया था जो पहले, उसी को आगे बढ़ाया हम लोगों ने, और ओम्स लॉ की तरफ पहले बैकग्राउंड तैयार किया, और बैकग्राउंड तैयार करते हुए फिर हम लोग आगे ओम्स लॉ को फाइनली आज हम लोगों ने ऑब्टेन कर ही लिया। और ओम्स लॉ के पहले हम लोगों को तैयार करना पड़ा एक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अलग डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन समझो देखा तुमने, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पहले का अलग। यहाँ अगर तुम्हें ओम्स लॉ बड़े क्वेश्चन में आ जाएं तो यहाँ से शुरू करना, करंट और वीडी में पहले रिलेशन दिखा दो और रिलेशन दिखा करके और फिर इसी को 4 सेंटेंस और आगे बढ़ा दो। अगर 2 मार्क्स में आए तो तुम चाहो तो यहाँ से दिखा सकते हो या डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। मीन्स डेरिवेशन करना हो तभी आप ऊपर से दिखाओगे, अदरवाइज डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। डायरेक्ट स्टेटमेंट में यही लिखेंगे कि टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो ही हमारा प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ही हमारा ओमिक रेसिस्टेंस है। और ओमिक रेसिस्टेंस के लिए ही ये वैलिड होता है, ये वाला ओमिक नॉन ओमिक सबके लिए वैलिड होता है। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ग्राफ देखा, ग्राफ के स्लोप का एनालिसिस किया, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और एग्जाम्पल्स भी देखा ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे।